हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज जो कलाम एकेडमी सीकर ने जो रीट प्री रीट अपन कह सकते हैं सेकंड जो आयोजित की है, उसकी जो मनोविज्ञान का जो फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन है साइकोलॉजी का, वो मैंने इसमें फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। और जो सेकंड पार्ट है उसका अपन सॉल्यूशन अब करें। दोनों ही पेपर की अगर बात करें तो दोनों की जो लेवल है क्वेश्चनों का काफ़ी अच्छा लेवल है। तो दोनों ही क्वेश्चनों का जो लेवल है उसके जो आंसर है मैंने हर संभव ऑथेंटिक रूप से हैं, उनके जो अपने अनुभव के आधार पर आंसर डालने की कोशिश की है। फिर भी जो फाइनल है अपन देख लेंगे, 1-2 दिन में कलाम कोचिंग के द्वारा डाल दी जाएगी। तो इसके बाद में मतलब मैं जो भी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसके बाद में आपके जितने भी नंबर बने इस आंसर की के आधार पे अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताएं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें पहला क्वेश्चन है, बांडुरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जिसको अपन प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन थ्योरी भी कह सकते हैं, विभिन्न अनुक्रियाएं या प्रक्रियाएं शामिल है जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। बांडुरा के सिद्धांत की बात करें तो आपको पता है कि जो सामाजिक अधिगम होता है वो एक प्रक्रिया में होता है। वो प्रक्रिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि वो जो प्रक्रिया, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अवधान, उस प्रक्रिया में दूसरी बात आती है धारण, उसके बाद में है प्रस्तुतिकरण या पुनः प्रस्तुतिकरण जिसको अपन क्या कह सकते हैं, उत्पादन भी कह सकते हैं, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, उत्पादन भी कह सकते हैं। और अंतिम है यहाँ पे अभिप्रेरणा। तो देखिए ये क्रम किस में है, आपके सामने होगा अवधान, धारण, अनुकरण और अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा इसमें, यानी ए ऑप्शन, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और उसके बाद में अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है। कौन सा इसमें आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक उत्तरदायित्व नहीं है? तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है ए विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता। तो बिल्कुल सही है ये भी, यानी जो समय पर शिक्षक की उपस्थिति अपन कह सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे बी, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा होना, यानी आरटी एक्ट की जो धाराएं हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शिक्षक जो है जो तय पाठ्यक्रम है उसको सीमित समय, या अपन कह सकते हैं सॉरी, जो पाठ्यक्रम उसको तय समय में पूरा करें। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक कर बालक की शिक्षण प्रगति को अवगत कराना। और डी है यहाँ पे पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्माण। तो दोस्तों पाठ्यक्रम का जो निर्धारण और निर्माण करने का जो कार्य है वो शिक्षक का नहीं है, शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण से संबंधित यानी उसको पढ़ाना है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, विकास के सिद्धांतों के विषय में, विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए ऑप्शन आपके सामने, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। बिल्कुल सही कथन है ये भी। यहाँ पे बात गलत की जाए, कौन सा कथन इसमें गलत है? बी है यहाँ पे, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विकास केवल परिमाण, देखिए केवल शब्द आ जाता है तो आप वहीं काफ़ी हद तक उसके गलत होने की संभावना हो जाती है। तो केवल परिमाणात्मक नहीं है, परिमाणात्मक एवं उसमें गुणात्मक दोनों ही पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और नेक्स्ट है डी, प्रत्येक बालक विकास के सभी चरणों से गुजरता है। ये सिद्धांतों की बात करें, हर बालक यूनिक है लेकिन वो विकास के सभी चरणों से गुजरेगा, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी देखने को मिलेगी। तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। ये कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए उत्तर बाल्यकाल की विशेषता, सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि उत्तर बाल्यकाल का जो समय है वो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि इसका जो उत्तर बाल्यकाल का जो समय कितना है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, इस अवस्था में बालक सभी आवश्यक मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है किंतु उसका शब्द भंडार सीमित रहता है। यह आपको समझना है कि बालक की जो सभी मानसिक शक्तियों इस अवस्था में वह संपन्न होता है। मानसिक शक्तियाँ कौन सी, चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है। मानसिक शक्तियाँ, आप ये ना सोचें कि विकास की बात की जाए तो वो आगे अपन किशोरावस्था में कह सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ की हो रही है कि मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है तो उसमें मानसिक शक्तियाँ तो होती ही है।
ठीक है। तो बाल्यकाल में चाहे वो चिंतन हो, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, सभी चीज़ें वह कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, यह शारीरिक व मानसिक अस्थिरता का समय है। देखिए, अगर आपने इसकी विशेषताएं पढ़ी है तो ये अस्थिरता का समय नहीं है, बल्कि क्या है, स्थिरता का समय है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे अपने इसको पकड़ लिया कि यहाँ पे क्या है, इसमें ये विशेषता इसकी नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इस काल में बालक में नई खोज करने व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, और तो ये भी कथन सही है। और डी है, इस अवस्था में खेलने की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने ये है। यानी अपन कह सकते हैं इस क्वेश्चन में सिर्फ जो विशेषता की बात की गई, उत्तर बाल्य काल जो है इसकी विशेषता देखिए नहीं है। तो ये जो विशेषता ये है इसकी नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेषता है। ये ध्यान रखिए कि शारीरिक एवं मानसिक ये क्या स्थिरता का समय है। देखिए, स्थिरता के आधार पर ही बालक में शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ हैं वो क्या होती है, दृढ़ता प्राप्त करती है। तो स्थिरता के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नों का लेवल की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा लेवल है। और जो भी देखिए इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस है, टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको मिल सके। सभी टेस्ट सीरीज से पहले 10 टेस्ट सीरीज जो है वो मैंने करवा रखी है, आप उनका लेवल चेक कीजिए ज़रूर, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा और एग्जाम में भी काफ़ी इनका बेनिफिट होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ जो 2005 है इसके संदर्भ में किस कथन से आप असहमत है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझना सबसे जरूरी है। असहमत, मोस्टली इसमें सभी जो है असहमत है, कौन सा इसमें नहीं है, कौन सा कथन इसमें गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन से आप असहमत है, आपके सामने ऑप्शन है, विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर अपने लिए ज्ञान का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। तो एनसीएफ में ये चीज़ है, बिल्कुल निर्मितवाद है, जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म अपन कह सकते हैं, रचनावाद, निर्मितवाद, तो वो बिल्कुल सही कथन है। ये बात वैसे है पियाजे की बात लागू हो रही है, यहाँ पे बच्चे अपने स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन आपके सामने, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य यह संकेत देता है कि हर विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर अर्थ निर्माण। देखिए, व्यक्तिगत की बात पियाजे की होगी, सामाजिक तौर पर की बात हो रही, तो ये वाइगोत्स्की की आ गई। तो ये कौन किसकी बात हो रही है, तो दोनों ही स्तर पे वो क्या है, बालक अपने अपने तरीके से ज्ञान का निर्माण, ज्ञान की रचना करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, रचनात्मक अथवा जटिल कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान परिस्थितियों में निहित होता है। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन और देखना, रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पे शिक्षक के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि बच्चे के, यानी इसमें केंद्रीय भूमिका किसकी होती है, बालक की, यानी कह सकते हैं विद्यार्थी की। तो इसमें बात आती है कि इसमें से कौन सा कथन से आप असहमत है। तो ये जो कथन है इस कथन से हम असहमत है, ठीक है। तो इस कथन से हम असहमत है, यानी रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द नहीं, विद्यार्थी केंद्रित है, बाल केंद्रित है, तो उसके इर्द गिर्द। तो यहाँ पे जो है ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, और डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है ए, यह विद्यालय में व्याप्त रूढ़िवादी वातावरण को समाप्त करने में सहायक है। तो देखिए, जो पहले से रूढ़िवादी वातावरण है या विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये सही है। इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं को संकलित किया जाता है। अभी अपन को नेक्स्ट ऑप्शन और देखना है, यह संबंधित उद्देश्य और उसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है। ये भी कथन सही है। इसमें कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, तो ये भी कथन सही है। निर्णय, निर्देशन, सुधार, मूल्यांकन करते हैं। तो बात यहाँ हो गई, अगर आपने 3 कथन को पहचान लिया तो आपके सामने ऑप्शन बचा कौन सा, बी, इसका कार्य क्षेत्र व्यापक है। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान की अगर बात करें तो इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो व्यापक नहीं होता है, उसका कार्य क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है, वो सिर्फ और सिर्फ विद्यालयों तक सीमित है। तो इसलिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में ब, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स को निर्धारित मापदंडों के साथ शैक्षिक क्षेत्र में शामिल कब कर लिया गया था। तो दोस्तों इसमें आपके सामने ऑप्शन है ए 2015-16, सॉरी, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि ए 2015-16, बी 2017-18, ठीक है,
और सी है 2018-19 और डी है यहाँ पे 2019-20। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है 2017-18। यानी 2017-18 में राजस्थान में जो लर्निंग आउटकम्स है, शिक्षण अधिगम प्रतिफल के जो निश्चित मापदंड पैमाने हैं वो 2017-18 में बालकों के लिए लागू कर दिए गए, या अपन कह सकते हैं बालकों का आकलन करने के लिए ये निश्चित पैमाने जो है हर पुस्तक में शुरुआत में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है? बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया? अगर आपने बुद्धि की जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी है तो निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, यानी प्रत्यक्षीकरण क्या है? समग्र रूप से किसी चीज को एक समझने की जो योग्यता अपन कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण, आंखों के सामने उसको समझने की जो योग्यता, प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, ठीक है। सीखने की योग्यता भी इसको कहा गया है, समझने की योग्यता भी और जानने की भी योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता। देखिए जब तक आप देखते हैं प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, ठीक है। आपने ये जो शब्द है मोस्टली जो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसमें ये शब्द देखने को मिलता है, या अपन कह सकते हैं संज्ञानवादी सिद्धांतों में प्रत्यक्षण है, समझ है, सीखना है, जानना, ये सब चीज़ें शामिल होती है। तो ये सभी बुद्धि से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है आपके सामने? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा डी, 1 2 3 4, यानी चारों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक प्रविधि जिसमें अनुक्रियाओं का क्रम स्थापित किया जाता है, एक क्रम स्थापित किया जाता है जो अंतिम अनुक्रिया के बाद में पुरस्कार या लाभ दिलाती है और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जो चेनिंग होती है, ठीक है, चेनिंग, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? श्रृंखलाबद्धता, या अपन कह सकते हैं इसको जंजीरीकरण भी कह सकते हैं। तो ये जो है चेनिंग, श्रृंखलाबद्धता, ये एक अपन कह सकते हैं एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। ये दोनों ही रूपों में चलती है। अपन कह सकते हैं ये दोनों ही, अपन कह सकते हैं इस रूप में भी चलकर अपन इस रूप में आ सकते हैं, और दूसरी बात है कि शुरुआत से लेकर भी हम इस रूप में जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है इसकी, अपन देखिए यहाँ पे अंतिम अनुक्रिया के बाद में पुरस्कार लाभ दिलाती है और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती है। तो दोनों ही रूपों में क्या हो जाएगा? इसमें दोनों ही रूपों में क्या हो जाएगा? इसमें चेनिंग हो जाता है। चेनिंग को कहा सकता है अपन, देखिए यहाँ पे श्रृंखलाबद्धता। तो ये स्किनर की जो थ्योरी है उससे लिया गया एक संप्रति है शेपिंग और चेनिंग, लेकिन यहाँ पे बात क्रमबद्ध की जा रही है तो यहाँ पे आपको करना है चेनिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैच करना है कि किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक आयु का जो संप्रत्यय किसने दिया? मेरे हिसाब से अगर रेट की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 20 दिन बच्चे हैं, तो इस समय हर एक स्टूडेंट को पता है कि मानसिक आयु का जो संप्रत्यय किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो सबसे पहले किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। मानसिक परीक्षण कैटल का हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन आप पकड़ लोगे तो तुरंत आपका सही हो रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन 2 नंबर है, सेकंड 1 नंबर है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये, यानी पहला जो इसमें मानसिक आयु किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने, और बुद्धि लब्धि जो स्टर्न, मानसिक परीक्षण जो है वो जेएम कैटल, और चतुष्टय जो समीकरण है वो दिया है स्पीयरमैन। तो ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें बी हो गया, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 10 था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है? देखिए अगर इसकी अभिप्रेरणा की जो विशेषता यहाँ परिभाषा अगर आपने क्लियर की है तो ये क्वेश्चन भी आपका सही समझो। देखिए अंतर्नोद में कमी होना, अंतर्नोद में कमी होना अपन कह सकते हैं अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा क्या है वास्तविक अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वह है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। परिभाषा भी पढ़ी होगी, अभिप्रेरणा क्या है? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्राइड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार किस अवस्था में अत्यधिक प्रकट होते हैं? देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि फ्राइड का जो अपन कह सकते हैं मनोलैंगिक सिद्धांत, फ्राइड का
मनोलैंगिक जो सिद्धांत है, साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है, इस सिद्धांत में उसने 5 अवस्थाओं की बात की है। ठीक है, 5 अवस्था की बात की। उसमें पहली अवस्था है मुख्य अवस्था, उसके बाद में गुद्दी अवस्था, उसके बाद में लैंगिक अवस्था, ठीक है, और उसके बाद में अपन कह सकते हैं अव्यक्त अवस्था, और अब है इसके अलावा जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, शायद आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बात की गई है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि बालक में जो कॉम्प्लेक्स अपन कह सकते हैं मनोग्रंथियाँ कब विकसित, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप वहाँ पे लैंगिक अवस्था कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कब बालक माता पिता के प्रति विरोध प्रकट करने लगता है। देखिए, जब किसी भी अवस्था का जब समुचित विकास नहीं हो पाता है तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि उसमें एक गुण विकसित हो जाता है, स्त्रीण का गुण। स्त्रीण का गुण क्या है कि वो बाद में क्या है, आगे जाकर बाद में उसमें इस अवस्था में अगर उसका इस अवस्था का समुचित विकास नहीं हुआ तो इसी अवस्था में उसका स्त्रीण हो गया है। स्त्रीण होने का मतलब है बच्चा क्या है, आगे बढ़ता तो रहेगा, लेकिन उसमें क्या है, आगे जाने के बाद में भी उसमें वो जो पीछे वाले जो गुण है वो उसमें स्थायित्व प्रदान कर लेंगे। स्त्रीण का मतलब फिक्सेशन यहाँ पे है, वो उसमें स्थायी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आगे की जो स्टेज है जननेंद्रिय अवस्था, जिसको कहते हैं जेनिटल स्टेज, तो जेनिटल जो स्टेज है दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा। इस स्टेज में क्या होता है कि बालक देखिए माता पिता के आदेश की अवज्ञा है उनका इग्नोर करने लग जाता है, यानी लैंगिक अवस्था में जो उसके ओडिप्स और इलेक्ट्रा जो ग्रंथियाँ हैं उसका समुचित विकास नहीं हो पाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अपने विपरीत लिंग के प्रति बालक की जो धारणा है वो क्या है, नकारात्मक ही रह जाती है। ठीक है, उसको एक प्रतिद्वंदी के रूप में मानने लग जाता है, जिसके कारण से हमेशा ही वो चीज़ क्या है, उसको क्या है, समलिंग के प्रति उसकी जो नकारात्मक धारणा या आक्रामकता उसमें विकसित हो जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, स्त्रीण के कारण से लड़का जो है अपने पिता के प्रति हमेशा आक्रामकता रखता है, और जो लड़की है वो अपनी माता के प्रति आक्रामकता रखती है। ठीक है, और अपन लैंगिक अवस्था की बात करें तो वहाँ पे विपरीत लिंग के प्रति उसका अपन कह सकते हैं प्रेम भावना उसमें होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे कि हो सकता है कि हाँ इसमें माता पिता की बात चलती है तो जनरली स्टूडेंट्स इसमें जो लैंगिक अवस्था है वो करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें 99% अपन कह सकते हैं, इसमें 99 क्या अपन समझते हैं, इसको 100% ही समझिए कि इसका जो है जेनिटल स्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपके सामने है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित योग्यताओं के उद्भव का सही क्रम क्या है। तो योग्यताओं का जो सही क्रम है, तो इसमें दोस्तों ये काफ़ी थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे पहले अगर बात करें उसकी जो अवस्थाओं की बात करें, उसकी उप अवस्थाएँ क्या है, यहाँ पे उप अवस्थाएँ की अगर बात करें तो उस आधार पे अगर अपन देखें तो उसका जो सबसे पहले तो हो जाएगा इसमें एकाग्रता, और उसके बाद में इसमें वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण, इसके बाद में अपन कह सकते हैं इसमें अहम केंद्रण व्यवहार, और उसके बाद में उसमें प्रतिज्ञप्ति सोच। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो रहा है। इसके अनुसार जो सही हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें ऑप्शन डी 1, 4 और 3, 2, 1 अपन कह सकते हैं 1, उसके बाद में ये, उसके बाद में अहम केंद्रण, उसके बाद में प्रतिज्ञप्ति सोच। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें ऑप्शन आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें देखिए ऑलपोर्ट का जो अनुसार, ऑलपोर्ट को आपको पता है कि ऑलपोर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया, विशेषज्ञ सिद्धांत या शील गुण सिद्धांत दिया था। इसमें इसने क्या है गुणों की बात की थी, तो इसमें उसने जो प्रधान विशेषज्ञ, सबसे पहले इसको क्या माना था, प्रधान विशेषज्ञ, उसके बाद में केंद्रीय विशेषज्ञ, और उसके बाद में गौण विशेषज्ञ। देखिए यहाँ पे प्रधान को क्या कह दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए मौलिक दे दिया है, और अगर आप इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो याद रखो, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी स्टेज। तो वहाँ पे इसके अनुसार जो सही आंसर होता है दोस्तों वह है मौलिक, केंद्रीय और गौण। तो क्वेश्चन नंबर 14 वो भी कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक तर्कणा से है। आगमनात्मक तर्कणा की आपको नियम पता होगी, अगर आपको नियम पता है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। अगर आपने इसको अप्लाइड नहीं किया या उसको जनरलाइजेशन नहीं किया है, यानी आपको पता तो है लेकिन उसको अप्लाइड करने की, अधिगम के स्थानांतरण करने की अगर आप में योग्यता नहीं है, तो वैसी स्थिति में कई बार क्या होता है जो ईजी क्वेश्चन है वो भी अपन गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पे बात आगमनात्मक तर्कणा की गई है, तो इसमें पहले से ही अनुमान लगाने की योग्यता बिल्कुल गलत। फिर अब बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना, आपको पता होगा कि आगमनात्मक तर्कणा में अपना एक विशेष नियम चलता है, उदाहरण से नियम। अब आप देखिए कि बी ऑप्शन इस बात पे लागू हो रहा है कि नहीं है।
बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना। फिर आगे भी देख लेते, एक विशेष से दूसरे विशेष का अनुमान लगाना। नहीं, अनुमान नहीं है यहाँ पे, तर्कना में अपन को एक क्रमबद्ध रूप से चलना होता है। और डी है इस बात का मूल्यांकन कि दो आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालना। दोस्तों, दो आधार वाक्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो किसकी बात है? निगमनात्मक तर्कना की है। किसकी बात है? वो निगमनात्मक तर्कना की। दोस्तों, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका है बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्र अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है, ठीक है, शामिल होना चाहता है, परंतु उसी समय अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना चाहता है। तो दोनों चीज़ देखिए, उपागम उपागम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपागम उपागम द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? तो देखिए, इसका संबंध केवल, अभी मैंने पहले भी बात की, जहाँ पे केवल शब्द है आपको वहाँ पे संभावना रहेगी 99% अगर बात करें तो वो ऑप्शन वहीं पे गलत हो जाता है। केवल का बहुत कम नकारात्मक शब्द के रूप में होता है। तो आकलन जो है, आकलन की बात करते हुए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सूचनाओं का एकत्रण है, इसका स्वरूप सुधारात्मक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो गलत ऑप्शन कौन सा हो गया? कौन सा इसमें नहीं है? नहीं की बात की गई है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से, तो ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं, इसका जो है अन्य पक्ष जो है अपन कह सकते हैं भावात्मक मनोक्रियात्मक, उससे भी इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का संयुग्म है। व्यक्तिगत भिन्नता में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं? एकदम सरल क्वेश्चन है, और आप देखोगे कि हाँ सभी तो इसमें नहीं होंगे, आपको तो ऐसा लगेगा, लेकिन देखिए बौद्धिक क्षेत्र में भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। गत्यात्मक कौशल, गत्यात्मक कौशल कौन से हैं? बालक का चलना दौड़ना, ठीक है, जो भी गामक कौशल है, क्रियाएं, वो इसके अंतर्गत होती है। फिर बात आती है उपलब्धि भिन्नता, तो उपलब्धि में भी विभिन्नता, किसी के 80 नंबर आ रहे हैं एग्जाम में, किसी के 70 नंबर आ रहे हैं, तो वो उपलब्धि आधारित विभिन्नता हो गई। बुद्धि के आधार पर बात करते हो तो कोई प्रतिभाशाली है, ठीक है, कोई मान लीजिए मंद है, तो इसके आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता। गतिवाही अपन के, कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज लिख रहा है, कोई धीमे लिख रहा है, कोई जल्दी खा रहा है, कोई धीमे खा रहा है, तो यहाँ पे बात क्या हुई? इन सभी के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है? देखिए, सोरेनसन ने जो बात की थी, आपको पता हो, आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, संतान के शारीरिक रचना व मानसिक गुण माता पिता से मिलते हैं, ठीक है, भिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम और जीव सांख्यिकी नियम। तो सोरेनसन ने जो नियम दिया था वो दोस्तों था प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या है? एक तो होता है समानता का नियम, तो जिस प्रकार के माता पिता होते हैं वैसा ही वैसी संतान, माता पिता से अपन कैसे कुछ भिन्नता, उसे भिन्नता का नियम कहते हैं। और प्रत्यागमन का नियम जो क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, यानी अपन कह सकते हैं बिल्कुल विपरीत। तो प्रतिभाशाली माता पिता के मंदबुद्धि और मंदबुद्धि माता पिता के प्रतिभाशाली, तो ये सोरेनसन का है प्रत्यागमन का नियम। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आ गया। आप क्या अपन बात करते हैं पावलोव का। एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बॉक्स को खड़खड़ाता है, यानी देखिए यहाँ पे घंटी नहीं है, घंटी से पहले क्या है? उस बिस्किट का जो बॉक्स है उसकी आवाज़ है, तो है ना, घंटी का ही कार्य कर रही है एक तरीके से, घंटी के जैसा। तो यहाँ पे वो आवाज़ है, और उसके बाद में उसने क्या है? बिस्किट दिए है, उसके बाद में उसने क्या दिया है? बिस्किट दिए और लारकाना। जब इन चीज़ों को दोनों को बार बार प्रस्तुत करेंगे तो इसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, किसकी? अपन कह सकते हैं ये जो है UCS है। UCS क्या है? बिस्किट है, और ये क्या है? CS है, ठीक है, ये UCS है। और ये यहाँ पे बात है कि जब इन चीज़ों को बार बार प्रस्तुत करेंगे तो इसकी जो ऊर्जा है वो किस तरफ आ जाएगी? आवाज़ की तरफ। तो बाद में क्या हो जाए? अनुबंधन हो जाएगा। अनुबंधन होते ही अपन कह सकते हैं क्या? अनुबंधन होने का मतलब है CS और CR। अनुबंधन हो गया, इसका मतलब क्या है? जैसे ही आवाज़ हुई तुरंत क्या है? CR होगी, CS के साथ CR होगी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है CS और CS। तो यहाँ पे देखिए बात की जा रही है आवाज़ का खड़खड़ाना, अगर इसी से हो रही है तो ये CS है, और लार का टपकना क्या हो गया? CR हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन में दो बातें सामने आ रही है कि देखिए अगर इसी क्वेश्चन को दो तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए कि देखिए कलाम एकेडमी इसको क्या मानती है, लेकिन मेरे अनुसार इसमें दो लैंग्वेज शामिल है कि देखिए अगर बात आ जाती है कि बालक का भाषा विकास निर्भर करता है, अगर मान लीजिए इसमें ये शब्द नहीं हो,
निर्भर करता है, तो इसमें ये भी हो जाएगा, अभिप्रेरणा पर भी निर्भर करता है, अनुबंधन पर भी और अनुकरण भी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे कंडीशन दूसरी हो रही है कि यहाँ पे किस पे फोकस किया गया है कि भाषा का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो मुख्यतः की बात आ गई, तो इन तीनों में से जो मुख्य है वो हो जाएगा यहाँ पे क्या, तीनों में से मुख्य की बात की जा रही है, ठीक है। मुख्यतः की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है कि क्या हो जाएगा, अनुकरण पर। तो यहाँ पे बात देखिए, मैंने इसका क्यों आंसर बताया कि हो सकता है वो इसको डी भी मान ले, हो सकता है वो सी भी मान ले, लेकिन बात मैंने बता दी दोनों ऑप्शन अगर मुख्यतः की बात की जा रही है शब्द में मुख्यतः पर अगर गौर करें तो इसमें अनुकरण होगा, और अगर निर्भर करने की बात आ जाती है तो ये सभी चीज़ें होगी। और अभिप्रेरणा भी क्या है, भाषा के विकास में महत्वपूर्ण है, अनुबंधन भी है और अनुकरण भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हो गया सी, प्रश्न के हिसाब से मेरा ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कौन सा असत्य कथन है या असत्य कथन का चयन कीजिए। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है, ठीक है। पहले से ही अगर आपके सामने समाधान तैयार है तो फिर वो समस्या ही कैसी हुई, ठीक है। चिंतन कब प्रारंभ होता है, जब कोई ना कोई समस्या आती है, और जब समस्या नहीं आई तो चिंतन कहाँ से प्रारंभ होगा। तो ये कथन ही क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। फिर देखिए समस्या समाधान सृजनात्मक चिंतन के पदों में विशेष अंतर नहीं होता है, तो ये बाकी की क्या है उससे, क्योंकि अपन को बात सीधी सी क्लियर है कि यहाँ पे अपन को तुरंत इसी से एक एग्जैक्ट अपन को पता चल रहा है कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे समस्या, सॉरी ये ऑप्शन, समस्या उस परिस्थिति को कह सकती है जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान होता है। भाई जिस बालक को पहले से पता है कि 2 और 2 4 होते हैं तो फिर उसके लिए समस्या ही कैसी हुई। तो यहाँ पे बात कौन सा ऑप्शन गलत हो गया इसमें, असत्य, बी, क्वेश्चन नंबर 22 में बी। प्रश्न को ध्यान से समझोगे तो हर क्वेश्चन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय रचनावादी पाठ्यचर्या के रचनावादी अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रचनावादी, निर्माण करना, रचनावाद का मतलब है कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माण करना। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है, निर्मितवाद रचनावाद अपन कह सकते हैं। तो इसमें देखिए खोजना सम्मिलित है, व्याख्या करना, मूल्यांकन, लेकिन यहाँ पे उत्तेजना इसमें सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जो जिस टाइप का ये मान लीजिए पेपर है, सेम इसी टाइप की जो क्वेश्चन है मैंने लगभग 10 जो टेस्ट सीरीज वो करवा रखी है। आप ज़रूर उन टेस्ट सीरीज को एक बार चेक करें किस प्रकार का जो लेवल है। हो सकता है आपको क्वालिटी अपन कह सकते हैं संख्या क्वेश्चनों की कम हो, लेकिन उसका जो क्वांटिटी भले ही कम हो, अपन कह सकते हैं क्वालिटी लेकिन आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 24 में। अब जल्दी में लगभग 20-30 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज वो लेकर आऊँ, एग्जाम तक डेली यही चीज़ चलेगी। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बात है इन 4 ऑप्शन है, यानी महत्व तो इन सभी का है अपन बात करें, ठीक है। प्रतिभाशाली के लिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण 2 ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे। एक तो ए ऑप्शन है यहाँ पे अध्यापक के निर्णय को, और दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को। 2 ऑप्शन बनते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए। भाई एक तो अध्यापक का निर्णय भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्यों, क्योंकि वो बच्चा शिक्षक के निर्देशन में है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके सामने। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस पर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बड़े ही द्वंद्व की स्थिति हो रही है कि अगर वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को अपन माने तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को जो आयोजित करने वाला जो अपन कह सकते हैं अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वैसे अगर एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है, वैसे अगर आप देखोगे 12th की, कि उसमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए अध्यापक के जो निर्णय है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की है, तो उसके आधार पर भी हमें जो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन मेरे अनुसार हो रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसके आधार पर भी हम प्रतिभाशाली बालक को पहचान कर सकते हैं, और इसके अलावा अध्यापक के निर्णय को। तो इसमें मेरा जो ऑप्शन रहेगा उसमें बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अध्यापक के निर्णय को। आप भले देखना एनसीईआरटी की जो बुक है 12th की, उसमें प्रतिभाशाली बालक की पहचान के लिए
वो क्या है, अध्यापक के निर्णय को, यानी अध्यापक को क्या है, उस बालक के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है। एक शिक्षक को जो भी उसके विद्यालय में है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के साथ साथ उस अन्य क्षेत्रों में भी उसकी जो क्या भूमिका है, किस प्रकार के उसके प्रदर्शन है, उस सब का पता होता है। तो मेरे अनुसार ये ज़्यादा बेटर मेरे को लग रहा है। देखिए बाकी फाइनल आंसर देखा जाएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्यतः अवधान कमी संबंधी विकार ADHD जिसे अपन कह सकते हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ग्रसित बालक की नहीं होकर बात की जा रही है, अपन को सिर्फ डिसलेक्सिया की पूछी है। तो डिसलेक्सिया की कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात करें, डिसलेक्सिया की तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलट फेर के लिख देना। जो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डिस्ग्राफिया की। किसकी बात हो गई, डिस्ग्राफिया। बाकी ये जो है कौन कौन से ऑप्शन, B, D और C, ये ADHD के हैं। ये किसकी विशेषता है, ADHD की। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, तो देखिए मंदबुद्धि बालक की भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी बात सब सामने आती है। क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप जल्दीबाजी न करें कि अपन देखें कि तुरंत अपने सॉल्यूशन इसके साथ। बौद्धिक असक्तता की बात करें, बौद्धिक असक्तता की अगर अपन बात करें तो इसको वैसे तो अपन कह सकते हैं कि 70 से जो नीचे के हैं वो बौद्धिक असक्तता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसको भी कितने 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है अपन कह सकते हैं निम्न बौद्धिक, अभी कल मैंने जो है मनोवैज्ञानिक विकार का एक वीडियो भी डाला है, तो उसमें सब बातें हैं, जो सभी प्रकार के ADHD की भी मैंने विशेषता बता रखी है, उसमें ऑटिज्म वाले हैं उन बालकों की भी विशेषता बता रखी है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उनकी भी विशेषता मैंने बता रखी है। तो निम्न बौद्धिक जो असक्तता है, निम्न बौद्धिक असक्तता है, इसकी जो IQ कितनी होती है, 3 भागों में वर्गीकरण किया। देखिए इसको समझना होगा थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगी। दूसरा है सामान्य बौद्धिक असक्तता, दूसरा है सामान्य बौद्धिक असक्तता, और थर्ड है यहाँ पे तीव्र बौद्धिक असक्तता, तीव्र बौद्धिक असक्तता। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि वैसे 70 से नीचे वाले सब को क्या है, मंद बुद्धि माना गया है, लेकिन बात करें अगर निम्न बौद्धिक असक्तता तो ये 55 से 70 वाले जो बालक इसके अंतर्गत आ जाते हैं, 35 से जो 55 वाले वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और 25 से 35 वाले हैं वो इसके अंतर्गत, और एक और है अति गंभीर को है वो उसका 4th डिवाइडेशन हो रहा है 25 से 20 के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मंद बुद्धि वाले की विशेषता नहीं की बात की गई है, तो यहाँ पे देखिए ये भी कथन सही हो रहा है, ठीक है, और अनियंत्रित व मानसिक सक्रिय ये भी इसकी विशेषता है, और बौद्धिक न्यूनता ये भी इसकी विशेषता है। लेकिन यहाँ पे देखिए शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय है, यानी क्या इन बालकों को बिल्कुल भी शिक्षण नहीं दी सकती। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 25 55 से 70 जो वाले बालक है, ये बौद्धिक अपन बात कर सकते हैं कि इनका जो शैक्षणिक स्तर है वो लगभग 5th 6th की क्लास तक का इनका जो लेवल होता है, इनकी बात करें तो लगभग 3rd क्लास तक का लेवल। तो शैक्षणिक रूप से तो इनको कुछ बहुत कुछ सिखा सकते हैं और अपना जीवन यापन ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो स्थिति है डाउन वो इसकी है। तो यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन को थोड़ा सा विस्तृत अगर नॉलेज होगा तो प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका राइट आंसर हो गया B। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कि निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है। सकारात्मक दंड की बात की तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें भी 2 मिनट का समय लूँगा कि देखिए बात करते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन और दंड के बारे में भी मैंने जो दोनों प्रकार है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो पुनर्बलन और दंड में देखिए पुनर्बलन में हमेशा अनुक्रिया बढ़ती है और दंड में हमेशा अनुक्रिया घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे सकारात्मक दंड में आपकी बात है, दंड की बात है, तो आप ये देखो कि अनुक्रिया घटनी चाहिए। कब घटेगी, जब प्राणी के सामने अप्रिय उद्दीपक, कब घटेगी अपन कह सकते हैं प्राणी के सामने अप्रिय उद्दीपक प्रस्तुत किया जाएगा व्यवहार को कम करने के लिए। देखिए कम करने की बात हो गई तो दंड की बात हो रही है, और उसके लिए क्या प्रस्तुत करेंगे, अप्रिय उद्दीपक। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, कोई बालक
चोरी करता है या गलत कार्य करता है तो उसको शारीरिक दंड दिया जाता है। उसको क्या है, व्यवहार को कम करने के लिए क्या है, अप्रिय उद्दीपक है। तो बालक को शारीरिक दंड देना क्या है, वो उसके लिए अप्रिय उद्दीपक है। अगर उसको प्रस्तुत करेंगे तो इससे क्या होगा, उसकी अनुक्रिया घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 में ए, व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता, सॉरी देखिए अपन पढ़ने ही में गलती कर देते हैं, अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अधिगम मानव संस्कार व क्षमता में परिवर्तन है, तो ये भी सही है। सीखने के दौरान क्या है, व्यक्ति के संस्कारों और उसकी जो क्षमताएं हैं वो सीखने के दौरान बढ़ती हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं संस्कारों के परिवर्तन के लिए किया जाता है जो परिपक्वता के कारण होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन जो वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं हुआ, यानी परिपक्वता के कारण। देखिए दोस्तों, तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि परिपक्वता के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम नहीं है, वो परिपक्वता है। परिपक्वता के कारण हमारे स्वतः स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो परिपक्वता का परिणाम है। ठीक है, वो अपन कह सकते हैं वो परिपक्वता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर, आपके देखना है कि जो 3 स्टेज बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, किसमें है, केवल और केवल आपको मिलेगा इसमें पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कना। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोहलबर्ग का ये एक प्रकार है, यानी बाकी न तो ये है, ठीक है, ना ये है और ना ही ये है। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी बिल्कुल ईजी है, इसका जो आंसर हो गया बी। और अंतिम दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन है इसका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 30 है, वो है यहाँ पे अधिगम के संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या निर्माण, समस्या समाधान, ये घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो देखिए, संज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ें आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है, चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, अधिगम, ठीक है, अवलोकन, संप्रत्यय निर्माण। ये मोस्टली जो शब्द है अपन कह सकते हैं जो चिंतन मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये सभी किससे संबंधित है, ये सभी संज्ञानवादी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, संज्ञानवादी। तो दोस्तों ये आज की जो लेवल 2 की जो क्वेश्चन 30 थे उनका जो सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। तो दोस्तों कैसी आपको टेस्ट सीरीज लगी, और अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, और आपने कितने नंबर इसमें प्राप्त किए हैं इस मेरे जो सॉल्यूशन के अनुसार वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना न भूलें, और लोगों तक उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। धन्यवाद।